Assalamu alaikum. This is chapter 9, Nature of Light, of class 11 Physics Sindh Board, and lecture 1 prepared by Alpine Academy. Now the first topic of our lecture 1 is dual nature of light. ठीक है ना, दो नेचर, ड्यूल का मतलब होता है दो नेचर लाइट की. ठीक है, तो क्या है? The properties and the nature of light was studied by many scientists until about the middle of the 17th century. जो प्रॉपर्टीज हैं और नेचर ऑफ लाइट है वो काफ़ी साइंटिस्ट ने पढ़ी 17th सेंचुरी के बीच मिडल तक. ठीक है, मतलब उसको काफ़ी पढ़ा गया. इट वॉज जनरली बिलीव्ड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और कॉर्पस्कुल्स. अच्छा, ये बिलीव किया जाता था कि जो लाइट है वो बहुत टाइनी पार्टिकल्स के कंसिस्ट करती है. ठीक है, मतलब उसमें टाइनी पार्टिकल्स हैं जिसे हम कॉर्पस्कुल्स भी कहते हैं. The theory seemed to fit the facts of reflection, transmission and absorption of light. ये जो थ्योरी है कि वो कंसिस्ट करती है टाइनी पार्टिकल्स, ये बहुत फिट बैठती थी कहाँ, किस फैक्ट्स में, कि रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जिस तरह हो रही है, तो उस हिसाब से ये साबित भी हो और ये मतलब ये इसकी एक गवाही देती थी कि शायद बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स से ही है लाइट बनी हुई. ठीक है, तो न्यूटन इन पर्टिकुलर सपोर्टेड द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट. न्यूटन ने खास तौर पे इस थ्योरी को बहुत सपोर्ट किया. The theory suggests that light beam was attracted by the molecules of a denser medium, which increase their velocity, that is higher velocity in denser medium than the velocity in the rarer medium. ये कह रहे हैं कि जो थ्योरी सजेस्ट क्या करती है कि जो बीम है, लाइट बीम, वो किससे अट्रैक्ट हो रही है? डेंसर मीडियम के मॉलिक्यूल से, यानी वो मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है. ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, मतलब लाइट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डेंसर मीडियम की वजह से. और इसका मतलब सिंपल ये हो गया फिर कि हायर वेलोसिटी है किसमें? डेंसर मीडियम में. और जो कम लेस डेंसर है, रेयर मीडियम है, उसमें कम वेलोसिटी है. इन 1676 क्रिस्टियन ह्यूजन 1629 to 1695 showed that a wave theory of light could explain the laws of reflection, refraction and the phenomena of double refraction. 1676 में क्रिस्टियन ह्यूजन ने उसकी इनकी ये टाइम ऑफ लिविंग, मतलब कितने साल वो जिंदा रहे, कब से कब तक, वो ये लिखा हुआ है. तो 1676 में जो उन्होंने ये शो किया कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो क्या एक्सप्लेन कर सकती है? रिफ्लेक्शन के लॉस को भी, रिफ्रैक्शन को भी और फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन को भी. ठीक है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे. टू कंसिडरेशंस डिस्करेज न्यूटन एंड अदर्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग ह्यूजेंस वेव थ्योरी. दो कंसिडरेशन जो थी, दो वजूहात, जो उन्होंने नोटिस की चीज़ें, वो न्यूटन और दूसरों को डिस्करेज कर रही थी कि ह्यूजेंस की थ्योरी क्या सही है क्या नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. Firstly, sound and water waves could bend round obstacles whereas light appeared not to do so, since it produced sharp shadows. पहली क्या थी कि जो साउंड और वाटर वेव्स हैं वो बैंड कर सकती हैं ऑब्स्टिकल्स के अराउंड. ठीक है, ऑब्स्टिकल्स के अराउंड जो है वो बैंड कर सकती हैं, झुक सकती हैं, जबकि लाइट जो है वो ऐसा नहीं करती. अपेयर्ड मतलब ऐसा लगता है कि वो लाइट नहीं करती, क्योंकि वो जो शार्प शेडोज बनाती है, अगर शार्प शेडोज बनाती तो कोई चीज़ फिर बैंड कैसे कर सकती है. ठीक है, तो वो ये इसकी वजह से वो मान नहीं पा रहे थे ह्यूजन की थ्योरी. सेकेंडली, साउंड एंड वाटर वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. जो दूसरी तरफ साउंड और जो वाटर वेव्स हैं, और उनको ऑब्वियसली बात है मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए. सही है, तो लाइट को नहीं चाहिए होता कभी कभी मीडियम, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, लेकिन साउंड और वाटर को लाजमी चाहिए. How therefore could a wave travel through vacuum as light must do to come from the sun and stars? तो फिर कैसे एक वेव ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में एज लाइट मस्ट डू टू कम फ्रॉम द सन एंड स्टार, जैसे लाइट करती है सन और स्टार से यहाँ पहुँचने के लिए. ठीक है, तो द आइडिया ऑफ अ वेव प्रोपगेशन विदाउट मीडियम वाज अनएक्सेप्टेबल. तो ये कह रहे थे, इनका आइडिया ये कि जो एक वेव की प्रोपगेशन विदाउट मीडियम, तो अनएक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो. ठीक है, one important difference between the theories was that the corpuscular theory of light predicted that light would travel faster in a material medium than air. एक important difference जो था थ्योरीज के बीच में वो ये था कि जो corpuscular theory of light है वो क्या उसने प्रिडिक्ट किया था कि जो लाइट है ना वो किसी मटेरियल में, कोई भी एक खास मटेरियल है, कोई भी एयर के अलावा कोई
इट कैन बी एनीथिंग विद अनदर देन वैक्यूम। वैक्यूम के अलावा कोई मटेरियल जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो फास्टर होगी अगर एयर में करे, ठीक है। वेयर इज द वेव थ्योरी प्रेडिक्ट, वेव थ्योरी क्या कहती है कि स्लोअर वेलोसिटी होती है मटेरियल मीडियम के अंदर, तो ये जरा ऑपोजिशन थी। और द वेलोसिटी ऑफ लाइट कुड नॉट एट दैट टाइम बी मेजर इन मटेरियल, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो उस टाइम पे मटेरियल के अंदर ट्रैवल करते हुए मेजर नहीं की जा सकती थी। और दो डिसीजन बिटवीन द टू थ्योरीज वाज मेड ऑन डिफरेंट एविडेंस, इसलिए जो फैसला किया गया था दोनों थ्योरीज का वो अलग अलग सबूतों की बुनियाद पे फैसला किया था। इन शॉर्ट अभी बहुत क्लियर नहीं हुई थी थ्योरीज, अभी सब अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। Now, the first clear demonstration that light is a wave phenomena was made by the English physicist Thomas Young। तो पहली क्लियर डेमोस्ट्रेशन थी कि लाइट जो है एक वेव फिनोमेना है, मतलब एक लाइट इज अ वेव जो वेव पे ट्रैवल करती है एज अ थ्रू वेव्स। तो ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था थॉमस यंग, उसने ये डेमोस्ट्रेट किया था 19th सेंचुरी में अर्ली। ठीक है, he demonstrated that under certain appropriate conditions light exhibits an interference behavior। अच्छा, उसने उसके साथ ये भी डिस्कवर किया कि कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशंस में जो लाइट जो है वो इंटरफेरेंस बिहेवियर भी शो करती है। इंटरफेरेंस मतलब जो जब दो वेव्स मीट करती हैं आपस में, जब एक मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। ठीक है, सिंपली दो वेव्स एक एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हैं, अब उसमें कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है, जो हमने लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था। Had Newton been alive at the time, he would have appreciated the significance of Young's experiment। अगर न्यूटन उस वक्त जिंदा होता तो उसने अप्रिशिएट किया होता यंग्स एक्सपेरिमेंट की सिग्निफिकेंस को। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली न्यूटन्स नेम हैड बिकम एसोसिएटेड विद द कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड admirers of Newton blindly supported the corpuscular theory and ignored the newly proposed theory of light। न्यूटन जो है उसका नाम तो जुड़ चुका था कॉर्पस्कुलर थ्योरी में, और जो उसके चाहने वाले थे वो उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे, और जो न्यू थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज हुई थी उसको इग्नोर करते थे। द वेव थ्योरी बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड इन 1880। ये जो वेव थ्योरी है लाइट की कि लाइट ट्रैवल थ्रू वेव्स और वगैरह, ये 1880 में वाइडली एक्सेप्ट हो गई थी। The first measurement of the velocity of the light in the medium confirmed that the velocity of light is less than in the medium than a material medium than in air। अच्छा, तो पहली मेजरमेंट्स थी वेलोसिटी ऑफ लाइट की इन द मीडियम के अंदर, वो उन्होंने क्या कंफर्म किया कि जो वेलोसिटी है लाइट की वो लेस है मटेरियल मीडियम में देन इन एयर, मतलब एयर में ज़्यादा और किसी मटेरियल के मीडियम है तो उसमें कम होगी। Additional developments such as interference and diffraction of light led to the general acceptance of the wave nature of light। और जो मज़ीद डेवलपमेंट हुई जिसमें जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है ऑफ लाइट, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसने क्या किया कि वेव नेचर ऑफ लाइट को मज़ीद एक्सेप्ट करने में उसको हेल्प की, कि लोग उसको मज़ीद एक्सेप्ट कर रहे थे वेव नेचर लाइट को, वेव नेचर लाइट की। In secondary classes, the electrostatic field of a distribution of charges at rest and magnetic field of a steady current in conductor have been studied। सेकेंडरी क्लासेस में हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन पे जो रेस्ट पे है, और मैग्नेटिक फील्ड एक स्टेडी करंट की, सही है, एक मैग्नेटिक फील्ड एक स्टेडी करंट जो फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के अंदर, तो हम वो पढ़ते हैं। दीज फील्ड्स में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस। अच्छा, ये जो फील्ड्स हैं दे कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, सही है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट अलग हो सकती हैं, बट दे डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी इंडिविजुअल पॉइंट। तो लेकिन वो टाइम के साथ किसी एक इंडिविजुअल एक पॉइंट पे चेंज नहीं होती। फॉर दिस सिचुएशन दीज फील्ड्स आर रिगार्डेड इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट फील्ड होती है, मतलब दे डोंट चेंज एट एनी इंडिविजुअल पॉइंट विद टाइम। नाउ इन केस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड डू वेरी विद टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ ओवरऑल वेरी करती है, अगर मतलब करती है, ठीक है, इन केस है ये। तो देन इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रीट द फील्ड्स इंडिपेंडेंटली, तो फिर तो आप फील्ड्स को इंडिपेंडेंटली ट्रीट नहीं कर सकते। According to a Faraday's law, changing magnetic field with respect to time acts as a source of electric field. Similarly, a changing electric field with respect to time acts as a source of magnetic field। ठीक है, फेराडे लॉ के मुताबिक क्या है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, एंड सिमिलरली एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स एस अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यही अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं विद टाइम के साथ तो आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स बनेगी। Now, therefore, when the magnetic field is changing with time,
An oscillating electric field is induced in adjacent region of space, and when an electric field is changing with time, and an oscillating magnetic field is induced. इसीलिए जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही होती है तो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, मतलब जो एक पीरियोडिकली इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही होती है वो एक उसके एडजेसेंट आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो रही होती है तो एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। इंड्यूस का मतलब खुद आप उसको किसी वजह से आप जो ऐसी हरकत करो जिसकी वजह से वो पैदा हुई कोई चीज़, तो वो इंड्यूस हुई, या आपने आप उसके रीजन हो उसके पैदा होने की, तो आपने उसको चेंज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं टाइम के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। Consequently, an electromagnetic disturbance consisting of a time-varying magnetic field and electric field can be conceived as electromagnetic waves which can propagate through space from one point to another। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस जो कि कंसिस्टिंग ऑफ अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रही है, और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है। कैसे हम इसको क्या कंसीव कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्या हो गई, जो किसी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो ट्रेवल कर रही हैं स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दीज पेयर्ड फील्ड्स आर कॉल्ड कलेक्टिवली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और इस पेयर्ड फील्ड्स यानी एक पेयर में ये फील्ड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नाउ इन 1873 James Clerk Maxwell showed that these electromagnetic waves can propagate through vacuum। अच्छा, मैक्सवेल ने ये दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में प्रोपेगेट कर सकती हैं। He obtained a theoretical expression for the propagation speed of the electromagnetic waves। उसने एक theoretical expression भी obtain किया, मतलब derive किया, बनाया, किसके लिए, प्रोपेगेशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड की, ठीक है। यानी जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जिससे वो ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन भी बनाया। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज फाउंड टू बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। और इत्तेफाक से जो थ्योरेटिकल वैल्यू है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड की, वो किसकी इक्वल आई, जो लाइट के, जो लाइट का हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था, दैट इज 2.998 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द मैक्सवेल कंक्लूडेड लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो उसने ये कंक्लूड कर दिया कि मैक्स लाइट वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस बाय स्टेटिंग दैट लाइट प्रोपेगेट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये भी कह सकते हैं भाई कि लाइट जो है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं। दीज लाइट वेव्स कंसिस्ट ऑफ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटली, और ये लाइट वेव्स जो हैं ये इनके स्किन के अंदर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपिटली, और एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होती है कैपिटल बी। बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर to each other। दोनों perpendicular हैं आपस में। The mutually perpendicular magnetic and electric fields in the light wave oscillate in unison, that is same frequency and identical phase। और जो mutually perpendicular हैं आपस में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लाइट वेव के अंदर, वो यूनिसन में ऑसिलेट करती है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और फेज भी आइडेंटिकल होता है। तो बोथ ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट वेव्स, और जो ई और बी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं उस डायरेक्शन में जिसमें लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, जो कि क्या है, एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है। आप ऊपर देख सकते हैं डायग्राम में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ये हो गई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी ये हो गई, तो दोनों वेव्स की डायरेक्शन के क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। ये जेड डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। जेड डायरेक्शन अगर आप 3D में इसको देखेंगे तो ये इस तरह कुछ बन रहा होगा, दिस इज दिस। तो ये जो है बेसिकली ये 90 होता है आपस में, ये से 90 होता है, ये से 90 होता है, ठीक है। तो the strength of the electric field at the same location and time is equal to the strength of the magnetic field multiplied by the speed of the light। अच्छा, ये कहें जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम लोकेशन और टाइम पे, वो किसकी इक्वल है, अगर हम उसी पॉइंट की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, स्पीड ऑफ द लाइट से। तो फाइनली विजिबल लाइट इज डिफाइंड एज रेडिएशन व्हिच कैन अफेक्ट द ह्यूमन आई, और विजिबल लाइट वो है, ऐसी रेडिएशन है जो कि ह्यूमन आई को अफेक्ट कर सकती है। फॉर द पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट केस ऑफ विजिबल लाइट, now the wavelength lambda ranges from 7.6 into 10 to the power negative 10 meter, that is longest visible red, to the 4 into 10 to the power negative 7 meter, shortest visible blue,
and the corresponding frequency nu ranges from 3.9 into 10 to the power 14 hertz longest visible red to 7.5 into 10 to the power 14 hertz shortest visible blue. तो जो वेवलेंथ है वो लैम्डा वो कहाँ रेंज क्या करती है 7.6 से 10 टू द पावर 7 मीटर से लेके जो कि लॉन्गेस्ट विजिबल रेड्स है टू 4 इंटू 10 पावर नेगेटिव 7 मीटर तक शॉर्टेस्ट विजिबल ब्लू तक, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या रेंज करती है कहाँ से 3.9 into 10 to the power 14 hertz which is again the of the longest visible light और कहाँ तक 7.5 into 10 to the power 14 तक shortest visible blue, ठीक है। मतलब ये सब दोनों चीजें इन्होंने छोटे से बड़े तक की बताई हैं। नाउ फिगर 9.2 द ब्लो फिगर क्या शो कर रही है द स्केच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज नो डेफिनेट अपर और लोअर लिमिट, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कोई डेफिनेट अपर लिमिट नहीं है ना ही लोअर लिमिट है, कोई एक लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, कोई फिक्स लिमिट नहीं है। द फिगर 9.2 also displays the name given to the electromagnetic waves in various regions of the spectrum and it indicates the wavelength and frequencies characterizing each. जो फिगर 9.2 है वो नेम भी बता रही है जो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वेरियस रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में है, ठीक है, उनको क्या नेम दिया गया है और उनको इंडिकेट्स क्या उनको क्या इंडिकेट भी कर रही है उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो उन दो हर एक रीजन को कैरेक्टराइज कर रहे हैं यानी उनका बता रहे हैं। टेकन टुगेदर दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इन सब को अगर साथ एक मिला के बोले तो ये एक क्या बनाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। नाउ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा पहले मैं थोड़ा इसको समझा दूं जैसे लुक एट दिस दिस इज द रेडियो वेव्स, ठीक है। अब रेडियो वेव्स यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहे हैं पावर आपकी, ठीक है। सिमिलरली दिस माइक्रोवेव्स ये यहाँ से यहाँ तक इंफ्रारेड ये रेंज है इनकी, ठीक है, सही है। ऊपर आपकी वेवलेंथ है नीचे आपकी सॉरी ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसीज है नीचे आपकी वेवलेंथ है। इसी तरह ये तमाम एक्सरेज गामा रेज अल्ट्रावायलेट सबके रीजन है अपनी स्पेसिफाइड, ठीक है। और कोई इसमें फिक्स नहीं है, थोड़ा मतलब ऊपर नीचे अप एंड डाउन ये है लेकिन बट नॉट सो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इनमें, सही है। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट however failed to explain the major features of photoelectric effect in which the ejection of the electrons from a metal surface takes place when its surface is exposed to the light, ठीक है। अब जो वेव थ्योरी है लाइट की ये कह रहे हैं कि वो फेल हो गई मेजर फीचर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए, जिसमें क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं मेटल सर्फेसिस के अंदर से, जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, मतलब इजेक्ट मतलब निकलते हैं, ठीक है। जब उसके सरफेस को आप लाइट से एक्सपोज कराते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट ने क्या शो किया कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइट इंटेंसिटी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं निकल रहे हैं सरफेस से वो इंडिपेंडेंट है लाइट इंटेंसिटी के, while the wave theory suggests that kinetic energy of the photoelectrons depends upon the intensity of the light beam, जबकि वेव थ्योरी क्या कहती है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम पर वो डिपेंड करते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा वो इजेक्ट होंगे और उतनी स्पीड से इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो सेकंड इज फॉर ईच सरफेस देयर एग्जिस्ट अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा हर सरफेस के लिए एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, कट ऑफ मींस कि एक फिक्स पॉइंट जिसके ऊपर वो चीज़ होगी और उसके बिलो वो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो कट ऑफ से कम है तो वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। Whereas according to the wave theory of light, जबकि wave theory of light क्या कहती है कि जो photoelectric effect should occur for any frequency of the light provided that light intensity is enough, जो वो कहती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए हर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए कब तक ये लाइट इंटेंसिटी इज इनफ, इतनी है कि आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो कर रही है। नंबर थर्ड इज नो डिटेक्टेबल टाइम लैग हैज एवर बीन ऑब्जर्व बिटवीन द impinging of the light on the surface and ejection of the photoelectrons, whereas according to wave theory of light there should be a measurable time lag, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नो कोई डिटेक्टेबल टाइम लैग नहीं है, नो हैज एवर बीन ऑब्जर्व आज तक ऑब्जर्व नहीं किया बिटवीन द एक द इम्पिंजिंग ऑफ लाइट ऑन द सरफेस जो लाइट का असर है सरफेस पे एंड द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कोई टाइम लैग नहीं हो रहा है कि आपका लाइट जब पड़ रही है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं
ठीक है, मतलब फौरन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुछ फासला होता है कि लाइट पड़ती है फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो कुछ फासला होता है उनके बीच में, ये वेव थ्योरी कहती है, लेकिन जबकि इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय मेकिंग अ रिमार्केबल assumption। उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फोटोइलेक्ट्रिक एक्सप्लेन किया एक रिमार्केबल assumption के साथ। His theory meets the three objections raised against the interpretation of the photoelectric effect based on the wave theory of light। और उसकी थ्योरी ने तीन ऑब्जेक्शंस मतलब मीट किए जो कि रेस हुए थे इंटरप्रिटेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस ऑन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब उसको उसने वो मीट कर गया उसकी जो थ्योरी थी, ठीक है, उसने उसको सेटिस्फाई कर दिया उन सारी ऑब्जेक्शंस को जो कि एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थी कि जो बेस कर रही थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे। यूजिंग प्लैंक्स हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटाइज एनर्जी एक्सचेंज। प्लैंक की जो हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस की एक एक्सप्लेनेशन हम ऐसी देते हैं जो एक शुरू में एक एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी छोटे एक एविडेंस पे, ठीक है, इट्स नॉट कंफर्म कि वही चीज़ है, बट एक आप जैसे बात है कोई चीज़ समझाने के लिए शुरू में आपको एक अर्ली कुछ थोड़ा बहुत जो एविडेंस मिलता है तो आप बोलते हैं यार शायद ये इसलिए हुआ है, तो वो एक हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। क्वांटाइज आपका मतलब आप उसको एक स्मॉल पार्टिकल्स में आपने जैसे फोटोन एक क्वांटम है, ठीक है, यानी मिनिमम फोटोन वो पार्टिकल है जिसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे आप पैसों में सबसे मिनिमम क्या है, एक डॉलर बिल या एक कॉइन, कॉइन भी अब एक क्वांटम है, ठीक है, पैसों का, इसी तरह फोटोन भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरियर है। तो क्वांटाइज का मतलब होता है कि आप उसको एक मिनिमम अमाउंट में ब्रेक करना है, ठीक है। तो क्वांटाइज एवरी एक्सचेंज। He proposed that all electromagnetic radiation was in the form of discrete bundles of electromagnetic energy called photons। ठीक है, वही बात कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक डिस्क्रीट बंडल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के जिसको कॉल फोटॉन्स कहते हैं। ईच फोटोन की टोटल एनर्जी क्या है, E इक्वल्स टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, आपका ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, और न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, उसने फर्दर प्रपोज ये किया था कि फोटोन इंटरेक्ट्स विद मैटर, ठीक है, फोटोन का इंटरेक्शन होती है मैटर के साथ, इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड डिलीवर्स इट्स एंटायर एनर्जी टू द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इन द एब्जॉर्बिंग सरफेस। और वो एक पार्टिकल बिहेव करता है और तमाम एनर्जी अपनी दे देता है एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को, जो सरफेस जैसे लाइट पड़ रही है उसमें फोटोन है, और वो जैसी सरफेस पे पड़ रहा है तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको तमाम अपनी एनर्जी दे रहा है। इन 1921 ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर दिस थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसको नोबेल प्राइज मिला है 1921 में उसके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो उसने डिस्कवर किया। इन 1921 फोटोन नेचर ऑफ लाइट वाज कंफर्म्ड बाय एच कॉम्पटन, और 1921 में फोटोन नेचर जो लाइट की थी वो कंफर्म हो गई एच कॉम्पटन ने की, जिसे हम कॉम्पटन इफेक्ट भी कहते हैं। ही वाज सक्सेसफुल इन इवैल्यूएटिंग द मोशन ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड एन एक्स-रे फोटोन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। और वो सक्सेसफुल हुआ किस में, ताकि वो मोशन ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन को इवैल्यूएट करने में, और एक एक्स-रे फोटोन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बिटवीन देम, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्स-रे फोटोन का जो कोलिजन हो रहा है उससे पहले और बाद में उसके मोशन को इवैल्यूएट करने में कामयाब हुआ, और उसने ये कंक्लूड किया, उसने ये बताया कि दैट दे हैव लाइक मटेरियल बॉडीज एंड पोजेस मोमेंटम काइनेटिक एनर्जीज, कि वो एक मटेरियल बॉडीज की तरह बिहेव करते हैं, फोटोन भी इलेक्ट्रॉन भी, और उनमें मोमेंटम भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। Millikan, who experimentally verified the Einstein theory of photoelectric effect, was also awarded a Nobel Prize in 1923। Millikan को भी Nobel Prize मिला 1930 में। These are several experiments which demonstrate without any ambiguity that light is composed of photons। और ये clear experiments हैं जो किसी confusion के बगैर बता रहे हैं कि light photon से बनी है। The most straightforward photon correlation experiment was reported by Cluster in 1974। बाकी तो ये है कि क्लस्टर ने जो एक कोरिलेशन बताया, ठीक है, उसको रिपोर्ट कराया 1974 में। दस द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट सपोर्टेड द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। और इसी तरह फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के एक पार्टिकल्स में लाइट ट्रेवल कर रही है, वो फोटॉन्स है एक तरह, सही है, तो उसने वो सपोर्ट कर दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी को। Now, to summarize the discussion on the nature of light, we have seen that some phenomena such as interference, diffraction, and polarization can be explained on the basis of wave theory of light। यानी ये कह रहे हैं कि डिस्कशन अगर हम उसको समराइज करें तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेचर ऑफ लाइट है उसमें हमने देखा कि सम फिनोमेना जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, और पोलराइजेशन हो गई, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी बेस पे, थ्योरी ऑफ लाइट के, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के। Whereas the photoelectric effect and Compton effect supported the corpuscular theory of the light। और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
Consequently, in the process of emission and absorption to investigate the composition of radiation, it is observed that light radiation have particle-like properties. ठीक है, यानी ये करेंगे जो इन द प्रोसेस ऑफ एमिशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, यानी जो एमिशन का प्रोसेस है निकलने का, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्ब करने का, जिसमें आप क्या करते हैं, टू इन्वेस्टिगेट द कॉम्पोजिशन रेडिएशन, आप कॉम्पोजिशन रेडिएशन की इन्वेस्टिगेट करते हैं। इट इज ऑब्जर्व द लाइट रेडिएशन ऑफ पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, कि लाइट रेडिएशन की पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वही कॉर्पस्कल्स पार्टिकल जिसे हम फोटॉन्स भी कहते हैं। नाउ ऑन द अदर हैंड, इन द फिनोमेना ऑफ लाइट प्रोपगेशन, दूसरी तरफ जो फिनोमेना है लाइट, फिनोमेना ऑफ लाइट प्रोपगेशन का, मतलब किस तरह लाइट प्रोपगेट हो रही है, जिसमें हम रेडिएशन इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहाँ है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट रेडिएशन है वेव लाइक प्रॉपर्टीज, और ये भी हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि रेडिएशन की वेव लाइक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दस डिस्कशन अबाउट द नेचर ऑफ लाइट शोज दैट लाइट पोजेसेस ड्यूअल नेचर, दैट इज वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक। तो वो जो ड्यूअल नेचर थी ना, वो अब साबित हो गई कि भाई लाइट की ड्यूअल नेचर है, इसमें वेव लाइक भी है और पार्टिकल लाइक भी है। पार्टिकल लाइक आपकी क्या हो गई, वही कॉर्पस्कल्स और फोटॉन्स, ठीक है। और आपकी वेव लाइक, जो हमने अभी तक वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेस पे डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस हमने सारी चीज़ें भी साबित की हैं, ठीक है। तो दो नेचर हो गई। नाउ वेव फ्रंट्स यानी फ्यूजन प्रिंसिपल इन सेक्शन 9.1, ठीक है, जो शुरू का सेक्शन था हमारा 9.1 का, इट हैज़ बीन शोन दैट द लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये साबित हो गया था या दिखाया गया था उन्होंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं लाइट वेव्स, सही है। एंड मूविंग ऑन, दीज लाइट वेव्स कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो ये जो आपकी वेव्स हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स कंसिस्ट करती हैं, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती हैं। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वही बात। Therefore, light waves are transverse waves, और ये फिर वही बात आ गई कि लाइट वेव्स कौन सी वेव्स हैं, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। Waves can be classified as one dimensional, two dimensional and three dimensional. Waves वन डायमेंशनल भी हो सकती है, टू डायमेंशनल भी हो सकती है और थ्री डायमेंशनल भी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द डायमेंशंस इन विच दे प्रोपेगेट एनर्जी। ये किस पे डिपेंड करेगा, उन डायमेंशंस पे जिस पे उनकी एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है, मतलब ट्रेवल कर रही है, ठीक है। लाइट वेव्स which emanate radially from a small source are three dimensional, यानी वो लाइट वेव्स जो कि स्प्रेड आउट हो रही है, निकल रही है, मैनेट का मतलब निकल रही है, स्प्रेड आउट हो रही है रेडियली इन अ सर्कुलर पैटर्न, एक स्मॉल सोर्स से, वो थ्री डायमेंशनल होती है, ऑब्वियसली बात है, वो क्योंकि तीनों तरफ जाती हैं, तीनों डायमेंशंस में। कंसिडर सिंगल वेव, वी कैन ड्रॉ सरफेस थ्रू ऑल पॉइंट्स अंडरगोइंग अ सिमिलर डिस्टर्बेंस एट अ गिवन इंस्टेंट। अच्छा, एक सिंगल वेव कंसिडर कर लें, ठीक है, उसमें हम वी कैन ड्रॉ सरफेस थ्रू ऑल पॉइंट्स अंडरगोइंग अ सिमिलर डिस्टर्बेंस एट अ गिवन इंस्टेंट। एक फिक्स टाइम पे हमने सरफेस ड्रॉ किया है हर पॉइंट पे, जो कि एक सिमिलर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है फिक्स टाइम पे, ठीक है। एज टाइम पासिस द सरफेस मूव्स अलोंग इंडिकेटिंग हाउ द वेव्स प्रोपेगेट, ठीक है। अब ये देखें इस तरह के जब वेव कैसे प्रोपेगेट हो रही है टाइम के साथ साथ, सही। फॉर अ पीरियोडिक वेव प्लेन वी ड्रॉ सर्फेसेस ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर इन द सेम फेज ऑफ मोशन। पीरियोडिक वेव के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे सर्फेसेस बनाते हैं जो जिनके पॉइंट जो है मोशन के सेम फेज में होते हैं, मतलब ऐसे पीरियोडिकली चल रहे होते हैं विद फिक्स टाइम और इस तरह। दीज सर्फेसेस आर कॉल्ड वेव फ्रंट्स, ठीक है। ये इनको क्या कहते हैं हम, वेव फ्रंट्स। नाउ अगर मैं इसको और से बताऊं कि वेव फ्रंट ये है कि भाई ऑल द पॉइंट्स ऑन द क्रेस्ट आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, दे हैव सेम फेज, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम हैविंग द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। यानी कि अगर आपका एक ये पॉइंट है लोकस, ठीक है, लोकस ये हो जाएगा अ सेट ऑफ मूविंग पॉइंट्स, ठीक है। अब एक आपका ये कनेक्टेड हो गया, अब ये आगे जाके ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, ठीक है। तो वापस अब ये मूविंग पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, पहले यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ जाएगा, इस तरह ये वेव फ्रंट बनेंगे, सही है। दिस इज अ वेव फ्रंट एक्चुअल में, ठीक है। नाउ वेयर आर वी, as time passes, this surface moves along indicating how the wave propagates. ठीक है, for a periodic wave plane we draw surfaces all of whose points are in the same phase of motion. These surfaces are called wave fronts. In homogeneous and isotropic medium, homogeneous में से जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है पूरे, उसमें isotropic जिसकी हर किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, ये वो दोनों का मतलब है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो जो आपकी होती है प्रोपगेशन की डायरेक्शन, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही होती है। देखें ये डायरेक्शन है और प्रोपगेशन ये आपकी, ये देखें ये वेव फ्रंट ये ऐसे, ठीक है।
तो देख लें ये परपेंडिकुलर है। नाउ a line normal to the wave fronts indicating the direction of motion of the waves called a ray। तो ये आपकी रेज हो गई, ठीक है, these are your rays। ये जो आपकी बनी हुई है ये रेज है, रे है। Wave fronts can take different shapes. For example, if the disturbances are propagated in a single direction, the waves are then referred as plane waves। Wave front की जो है बहुत तरह के shapes हो सकते हैं, जैसे कि अगर डिस्टर्बेंसेज आपकी एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करिए, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में, तो वेव्स प्लेन वेव्स कहते हैं। Consider a plane normal to the direction of propagation here at given certain conditions are the same everywhere on it। तो ये में आप देख सकते हैं, ठीक है, एक वेव आपका है, आपका प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ठीक है, डायरेक्शन इधर है और आपका प्लेन ऐसे खड़ा हुआ है। तो सच वेव्स ऑफ वेव फ्रंट आर कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट्स एंड द रेज आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एज शोन इन फिगर 9.3 है, ठीक है, ये पैरेलल हो गई वेव फ्रंट्स आपस में और इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है वेव्स की, किसमें, वेव फ्रंट की उसमें परपेंडिकुलर हो गई। नाउ if the disturbance is propagated outward in all possible directions, अगर disturbance जो है जैसे इस केस में आप आए तो वो हर तरह डायरेक्शन में आप पॉइंट कर रहे हैं, बाहर निकल रही है वो, तो रिजल्टेंट वेव फ्रंट्स कैसे हो जाती है, स्फीयर्स जस्ट लाइक दिस एंड रिफर्ड एज स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, और उनको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। नाउ while the rays are radial lines, और ये क्या है, ये आपकी रेडियल लाइन है, ठीक है। नाउ लीविंग द पॉइंट सोर्स इन ऑल डायरेक्शंस, लीविंग द पॉइंट्स ऑन ऑल लाइंस शोन इन फिगर 9.3, हर डायरेक्शन में आपकी पॉइंट सोर्स जा रही है, हर डायरेक्शन में आपकी लाइट जा रही है, इसमें भी जा रही होगी, यहाँ भी जा रही होगी, इन्होंने पूरी नहीं बनाई लेकिन एक बताना यही चाह रहे हैं। At a very large distance from the point source, the spherical wavefronts have very small curvature and a small portion of the spherical wavefront can be treated as plane। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि बहुत एट दूर डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, मतलब अगर पॉइंट सोर्स यहाँ है तो कहीं यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इतना स्मॉल कर्व हो जाता है, मतलब हल्का बस ये ऐसा ऐसा कर्व होता है, ठीक है, तकरीबन इतना। तो ये अब आप देखें तो इसको हम प्लेन भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट रिड्यूसेस टू अ प्लेन वेव फ्रंट अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी हम इसको कुछ सर्टेन कंडीशन में प्लेन वेव फ्रंट भी कह सकते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, in chapter 8 we have studied interference of sound waves which is the result of the superposition of two waves। chapter 8 में हमने क्या पढ़ा था, इंटरफेरेंस पढ़ी थी साउंड वेव्स की, जो कि क्या होता है, रिजल्ट होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है, वो रिजल्ट होता है दो वेव्स के सुपरपोजिशन का। The interference phenomena of waves is a general feature of all types of waves such as sound waves, mechanical waves, light waves, etc। इंटरफेरेंस जो होती है वेव्स की वो जनरल फीचर है किसका, तमाम वेव्स का, साउंड वेव्स का भी, मैकेनिकल वेव्स का भी, लाइट वेव्स का भी और एक्सेट्रा और दूसरी भी, ठीक है। सपोज टू वेव्स आर अलाउड टू सुपरपोज अपॉन ईच अदर, अगर दो वेव्स अलाउड हैं सुपर इम्पोज होने के लिए ईच अदर, तो इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स इज जीरो और लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव, देन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कह रहे हैं कि अगर दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं, उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेयरिंग वेव से जीरो है या कम है, किसी भी एक जो पहले की दो, मतलब ये अगर आपकी ये दो वेव्स थी, ठीक है, और ये दूसरी वेव थी और रिजल्टेंट वेव जो है, ठीक है, उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, ठीक है, किसी भी इनमें से किसी या किसी एक में से भी कम है, तो ये कौन सा इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ now the interfering waves is greater than the intensity of an individual wave, then this type of interference is known as constructive interference। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इंटरफेयरिंग वेव्स जो हैं, ठीक है, उसकी is intensity of the interference is greater than the intensity of an individual wave, then this type of interference is known as constructive interference। मतलब कि अगर जो इंटरफेयरिंग है, ठीक है, और रिजल्टिंग की, अगर रिजल्टिंग की इंटेंसिटी इससे इन दोनों में से किसी एक से या दोनों में से ग्रेटर है इंटेंसिटी, तो ये कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। लाइट वेव्स ऑल्सो अंडरगो इंटरफेरेंस, इसी तरह लाइट वेव्स भी इंटरफेरेंस फिनोमेना करती हैं या उनके अंदर इंटरफेरेंस होता है। फंडामेंटली all interference associated with light waves arises as a result of the combining of the electric and magnetic field vectors that constitute the individual wave। पर फंडामेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंटली तमाम इंटरफेरेंस जो लाइट वेव से एसोसिएटेड है वो क्यों होती हैं, किसके रिजल्ट से,
कंबाइनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को जब आप कंबाइन करते हैं किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को, तो जिससे आपकी एक इंडिविजुअल वेव बनती है, ठीक है, उसकी वजह से आपका इंटरफेरेंस क्रिएट होती है, ठीक है। इंटरफेरेंस इफेक्ट इन द लाइट वेव्स आर नॉट इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ इन्वॉल्व। जो इंटरफेरेंस का इफेक्ट है लाइट वेव्स में वो इजी नहीं होता ऑब्जर्व करना क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट वेवलेंथ्स इन्वॉल्व होती हैं। About 4 into 10 to the power negative 7 meter to 7 into 10 to the power negative 7 मीटर, बहुत स्मॉल है, देखिए बहुत माइन्यूट सी हैं ये, बहुत स्मॉल। तो in order to observe stable interference of light wave the following conditions must be obeyed, ठीक है। अगर हमें स्टेबल इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करनी है लाइट वेव की तो कुछ हमें कंडीशन है जो हमें ओबे करनी पड़ेगी। अ कॉमन मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज is to use one monochromatic source to illuminate a screen with two small slits as shown in figure 9.4। एक कॉमन मेथड क्या है, दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज का, कोहेरेंट वो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, एंड कोहेरेंट में आपका फेज भी सेम है, इन फेज होती हैं सब, ठीक है, सेम फेज से स्टार्ट होती हैं, सेम मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कि एक अगर ऐसी है, ठीक है, तो दूसरी भी इसके साथ इस तरह की होगी, ठीक है। तो ये आपकी दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैं और वन मोनोक्रोमेटिक का मतलब विच हैव सिंगल फ्रीक्वेंसी सोर्स लाइट, ठीक है, वो मोनोक्रोमेटिक होता है जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर हमें दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज टू यूज वन मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है, अगर फॉर हमें एक मेथड बनाना है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज और इज टू यूज वन मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और सोर्स वो मोनोक्रोमेटिक एक सोर्स यूज कर रहा है दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज बनाने के लिए, टू इल्यूमिनेट अ स्क्रीन विद टू स्मॉल स्लिट्स, ठीक है, एक स्क्रीन करनी है इल्यूमिनेट जिसमें दो स्लिट्स हैं स्मॉल। स्लिट्स क्या होती हैं, नैरो कटिंग या ओपनिंग, छोटी सी, बहुत छोटी छोटी इस तरह की, ठीक है, जैसे ये है, एक ये है, एक यहाँ पे ये पोजीशन है, खाली खाली जगह, ये स्लिट्स है। नाउ द लाइट emerging from both slits is coherent because a single source produces the original light। तो जो emerge हो रही है दोनों slits से, ठीक है, तो light which is emitting from both slits is coherent because a single source produces the original light beam and the two slits serve only to separate the original beam into the parts। और दो slits से क्या हो रहा है, beam separate हो रही है दो parts के अंदर। Consequently a random change in the light emitted by the source will occur in the two separate beams at the same time and interference effects can be observed। तो क्या होगा आखिर में कि एक रैंडम चेंज इन द लाइट इमिटेड बाय द सोर्स विल अकर, एक रैंडम चेंज आएगा किसमें, जो लाइट इमिट हो रही है सोर्स से, और दो सेपरेट बीम्स में होगा, ठीक है, एंड इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगी। मतलब जैसी बात है जब दो सोर्स से अलग अलग, एक ये खाली जगह है, एक ये खाली जगह है, एक यहाँ से वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, एक एक यहाँ से भी तो वेव्स निकल रही हैं, तो ये सारी इंटरफेरेंस क्रिएट हो रही है, देखें यहाँ पे ये इंटरफेरेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है, दो स्लिट्स की वजह से ये हो रहा है। नाउ the interference effects can be observed. Now, Young's double slit interference. The phenomenon of interference in light waves from two sources was first demonstrated by Thomas Young in 1801। The phenomenon interference का light waves में दो sources में से वो सबसे पहले किसने demonstrate किया था, थॉमस यंग ने 1801 में। A schematic diagram of the apparatus used by him during demonstration is shown in figure 9.5a। ठीक है, ये एक schematic diagram है जो उसने यूज की थी, जो उसने apparatus यूज किया था उस वक्त अपने एक्सपेरिमेंट में। तो ये है, इसमें देखें ये एक पहले की ये है स्क्रीन पर, एक ये है, तो उसके बाद आपका ये जाके एक सेंट्रल ब्राइट बैंड बन रहा है, अभी आपको मैं आगे पढ़ के तो आपको समझ आएगा। टू ऑब्टेन टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज, ऐसी दो सोर्सेज जिनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम है और दो हमें प्रोड्यूस करनी है। लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, विच हैज अ नैरो स्लिट। अब हमने ये लाइट है, हमने ये स्क्रीन पे इस पे मारी, ठीक है, इसमें एक ये देखें, एक ये स्लिट है, ठीक है, ये मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया ताकि आप बुक में भी आप देख सकते हैं क्लियर, अगर इसमें फिर मेरी मार्किंग से क्लियर ना समझ आ रहा हो, ठीक है। तो एक स्लिट ये रहा। नाउ एसओ नाम रखा हुआ हमने, इसका हमने एसओ नाम है, ठीक है, दिस इज एसओ, दिस वन इज एसओ। द वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम अ स्लिट आर देन अलाउड टू इंसिडेंट ऑन सेकंड स्क्रीन, ये वाली, ठीक है, यानी दूसरी स्क्रीन पे फिर यहाँ से निकल के दूसरी स्क्रीन पे पड़ रही है जिसमें दो नैरो पैरेलल स्लिट्स हैं, S1 और S2, इसके अंदर S1 और S2 है। These two slits serve as a pair of coherent light sources because
waves coming out from these slits originate from the same wavefront and therefore always in phase. अभी कहने कि दो ये एक पेयर सर्व करती हैं कोहेरेंट लाइट सोर्सेज की, मतलब इनमें से जैसे आते दो लाइट सोर्सेज पे निकलेंगी, दो सुराख में से, ठीक है, और ये ओरिजिनेट कैसे हो रही है, सेम वेव फ्रंट से, ठीक है, और है तो ये कि लाइट ना बेसिकली, लेकिन इसको दो में सेपरेट कर दिया बस, तो फेज में हमेशा ये सेम फेज में होती है. ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट सम डिस्टेंस अवे, यानी दिस स्क्रीन, यंग फाउंड अ सीरीज ऑफ ऑल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट पैरेलल बैंड्स, कहीं कहीं डार्क कहीं कहीं ब्राइट पैरेलल बैंड्स आपके बन रहे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जहां डार्क बन रहे थे बैंड्स वहां आपका क्या था, डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां ब्राइट बन रहे थे वहां आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है. These alternate dark and bright parallel bands are called fringes. अच्छा ये जो है ना, जो alternate आपके पास dark और bright parallel bands बने, इन्हें हम fringes कहते हैं. That is when two light waves add constructively at any location on the screen. जब दो light waves constructively, मतलब एक के ऊपर एक exactly चढ़ रही हैं और मतलब destructive नहीं हो रही, और तो अब ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होती है, और जब दो लाइट वेव्स डिस्ट्रक्टिवली ऐड होती है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो वहां पे किसी भी लोकेशन पे अगर डिस्ट्रक्टिवली ऐड हो रही है तो वहां पे कौन सा फ्रिंज प्रोड्यूस होता है, डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस, ठीक है. नाउ द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट कैन बी obtained with the help of figure 9.5b. अब हमें एक क्वांटिटेटिव एक वो बनाना है अपना, ठीक है, यानी क्वांटिटी में बताना है, तो वो कैसे करेंगे, डायग्राम बी की मदद से. लाइट वेव्स विद अ डेफिनेट वेवलेंथ लैम्डा आर इंसिडेंट on the pair of narrow slits S1 and S2. अभी लाइट वेव्स हम जो डेफिनेट वेवलेंथ लैम्डा है, उनकी फिक्स वेवलेंथ लैम्डा है, वो हम इंसिडेंट कर रहे हैं एक पेयर ऑफ नैरो स्लिट्स, यानी दिस स्लिट 1 एंड स्लिट 2, ठीक है, ये आपको देखनी है स्लिट 1 स्लिट 2, which are separated by a distance t, ठीक है. तो जो आपका S1 है एंड S2 है, इनका डिस्टेंस क्या है बीच में, स्मॉल d. The interference pattern is observed on a screen which is placed at a perpendicular distance L from the screen containing slits S1 and S2, ठीक है. तो आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न है इसका वो कैसे ऑब्टेन हुआ है, जो कि स्क्रीन पे जो कि प्लेस हुई हुई है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस L फ्रॉम द स्क्रीन, ये आपका L डिस्टेंस है, ठीक है, कंटेनिंग स्लिट्स S1 एंड S2. S1 S2 वाली स्क्रीन से L डिस्टेंस है दूसरी स्क्रीन तक का डिस्टेंस. नाउ कंसिडर पॉइंट P ऑन द व्यूइंग स्क्रीन. सपोज अब हमने एक पॉइंट P सपोज कर लिया व्यूइंग स्क्रीन का, ये वाली जो आपकी स्क्रीन व्यू है, यहाँ व्यू हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक P पॉइंट सपोज कर लिया. नाउ PS1 इक्वल्स टू R1, ठीक है. अब जो आपका PS1 है वो R1 के बराबर है, और PS2 है वो किसके बराबर हो गया, R2 के बराबर, सही है. The light intensity on the screen at the point P is the resultant of the light coming from both slits, ठीक है. ये इसमें तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये P से लेके यहाँ तक का S1 का डिस्टेंस R1 है, ठीक है, और इस P से लेके S2 का डिस्टेंस R2. जो लाइट इंटेंसिटी है ऑन द स्क्रीन एट द पॉइंट P, जो P पे आ रही है इंटेंसिटी, ये किसकी रिजल्टेंट है, ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम बोथ स्लिट्स, जो दोनों स्लिट से लाइट आ रही है ये उसका रिजल्टेंट है. Note that a wave coming from the lower slit S2 travels a greater distance than a wave from the upper slit by an amount equal to the difference between the two paths. ये नोट करें कि जो वेव आ रही है S2 से कहाँ पे, P तक, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है किस वेव के मुकाबले, जो कि अपर स्लिट है S1 वाली से, ठीक है. और कितना डिफरेंस है, डिफरेंस क्या दोनों में, उतना ही है जो डिफरेंस बिटवीन द टू पाथ्स, जो दोनों के पाथ में डिफरेंस है, ठीक है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2, ये आपका पाथ डिफरेंस है, ठीक है. PS2 और PS1 का जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली बात है वही ज़्यादा ट्रैवल किया उसने. तो फ्रॉम ज्योमेट्री इन फिगर 9.5b, इट इज ज्योमेट्री से वी गेट PS2 minus PS1 equals to R2 minus 1 equals to d sin थीटा. तो ये PS2, ठीक है, PS2 आपका ये वाली चीज है, PS1 ये है, इनका डिफरेंस निकालें, R2 minus R1, R2 minus R1, और ये किसके बराबर होगा, d sin थीटा, ठीक है. कैसे ये d sin थीटा के बराबर होगा,
ये वाला, ठीक है, ये आपका स्लिट है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है, ये है ना, ठीक है। ये आपका कौन सा एंगल है, ये मैं आपको यहाँ एंगल मैंने एरो से बना दिया थीटा, ठीक है। तो डी आपका ये साइड वाला, ये डिस्टेंस है आपका डी, तो डी साइन थीटा क्या हो गया आपका, ये सामने वाली साइड, ठीक है। दिस बिकम्स योर डी साइन थीटा। सही है, आपको पता चल गया किस तरह आया। दिस पार्ट डिफरेंस विल डिटरमाइन वेदर और नॉट द टू वेव्स आर इन फेस व्हेन दे अराइव एट द पॉइंट पी। ये जो पार्ट डिफरेंस हमने डी साइन थीटा बनाया, ये डिटरमाइन करेगा, ये बताएगा कि भाई क्या दो वेव जो हैं वो इन फेज हैं जब वो पॉइंट पी पे आती हैं। इफ द पार्ट डिफरेंस इज आइदर जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, अगर जो पार्ट डिफरेंस है वो जीरो है या किसी मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल एन पाए, एन लैम्डा, वन लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा वेवलेंथ का जो कि लाइट यूज हुई है, तो दो फेज हैं, दो वेव जो है ना, फिर वो फेस है, फेस में है, इन फेज है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और रिजल्ट्स इन अ दैट इज अ ब्राइट फ्रिंज इज प्रोड्यूस। Therefore, for constructive interference, d sin theta equals to m lambda, ठीक है। अगर आपका जो वेवलेंथ है, जो या इंटीग्रल वेवलेंथ, वो आपके पाथ डिफरेंस के बराबर है, तो फिर ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है, एंड दिस इज योर मैक्सिमम where lambda represents the wavelength of the light used and m stands of for the order of the fringes, that is m equals to 0, plus minus 1, comma plus minus 2, comma plus minus 3, ठीक है। और लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, एंड एम स्टैंड फॉर द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंजेस। एम आपका जीरो हो सकता है, प्लस माइनस वन हो सकता है, प्लस माइनस टू हो सकता है, प्लस माइनस थ्री हो सकता है। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एट थीटा इक्वल्स टू जीरो, एम इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर मैक्सिमम होता है जो आपका जीरो वाला होता है। द फर्स्ट मैक्सिमम ऑन द अदर साइड वेयर m इक्वल्स टू प्लस माइनस वन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम एंड सो फोर्थ। और इसी तरह जो फर्स्ट मैक्सिमम है अदर साइड पे, वो m इक्वल्स टू प्लस माइनस वन होगा, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम कहेंगे, ठीक है। और ऊपर वाले को हमने जीरो ऑर्डर मैक्सिमम का। सिमिलरली इफ द डिस्टेंस टू माइनस आर वन कंटेन्स एन ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ, अगर उसमें ऑड नंबर है हाफ वेवलेंथ का, तो दैट इज एन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ प्लस वन हाफ वेवलेंथ, यानी इंटीग्रल नंबर है प्लस आधी वेवलेंथ भी है, ठीक है। तो द वेव्स विल अराइव एट द पॉइंट पी विद द मैक्सिमम डिस्प्लेस फ्रॉम वन अनदर बाय हाफ वेवलेंथ। और वो जब फिर वो क्या होगा, जब अराइव करेंगे ना पी पे, तो वो दे मैक्सिमम जो डिस्प्लेस हुआ होगा वो हाफ वेवलेंथ से डिस्प्लेस हुआ होगा। therefore at the point p the waves will be out of phase and destructive interference will occur, और वहां पे फिर destructive interference होगी, ठीक है। Thus for destructive interference we have, तो destructive interference के लिए क्या होगा, d sin theta equals to m plus हाफ पाई, सॉरी लैम्डा। सही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला ये जनरेट हो गया। और कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, d sin theta equals to m lambda where m equals to 0, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री। अब positions of the bright and the dark fringes, ठीक है। It is useful to obtain expressions for the position of the bright and dark fringes measured vertically from O to P। भाई ये बहुत काम का होता है कि आप जो expressions obtain करें for the positions of the bright and dark fringes measured vertically from O to P, हम O से P तक vertically measure करें। We shall assume that the distance from the slit to the screen is much larger than the distance between the two slits। हम ये assume करते हैं या करना है पड़ता है कि जो distance है स्लिट से स्क्रीन तक का, वो बहुत ज़्यादा है दो स्लिट्स के बीच का, सही है। यानी हम ये कह रहे थे कि भाई ये वाला जो एल है ना, ये बहुत छोटा है डी के मुकाबले में, दो स्लिट्स के बीच में। कैपिटल एल is of the order of 1m while d is a fraction of a millimeter। under these conditions theta is small। लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, एल जो है वो 1 मीटर का ऑर्डर होता है, 1, 1.5, 1 से 1.6, ठीक है, या कुछ भी। और डी बहुत फ्रैक्शन होता है मिलीमीटर का, मतलब बहुत स्मॉल होता है। और इस केस में थीटा आपका बहुत छोटा होता है, देयरफॉर साइन थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाता है। जब थीटा आपका बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ये एक लॉ है, रूल है एक तरह का, ठीक है। इन फिगर 9.5 बी, इसी फिगर में कंसिडर ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब हम इसमें ओ पी क्यू एंगल कंसिडर करें, ये ओ, ठीक है, और आपका P और ये Q, ठीक है। तो इसमें आपका साइन थीटा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू कैपिटल Y ओवर L, ठीक है। L आपका ये रहा, Y आपका ये रहा, ठीक है। जो कि अब आप खुद इसमें खुद देख सकते हैं कि ये थीटा है, तो आपका ये भी थीटा होगा,
ठीक है, ओ पी क्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, ओ आपका कहाँ गया, ओ एंड दिस पी एंड दिस क्यू। ठीक है, तो ये थीटा है, अगर आपका ये थीटा हो गया, क्योंकि ये थीटा आपका ये थीटा के बराबर होगा, तो सामने वाली साइड वाई हाइपोटेन्यूज आपकी ये लेंथ हो गई एल, कैपिटल एल। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू वाई ओवर एल। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस आपकी एल है, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू वाई ओवर एल हो गया। ठीक है, वो साइन थीटा नहीं था, वो टेंजेंट थीटा है वाई ओवर एल, तो साइन थीटा वाई ओवर एल के बराबर हो गया, क्योंकि टेंजेंट थीटा वाई ओवर एल के बराबर है। सही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस और ये आपका थीटा। सही है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डी, हमने दोनों साइड्स को डी से मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला, ये वाली चीज। ठीक है, सिंपली फॉर कंप्यूटिंग द पोजीशन ऑफ mth ब्रांच वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू वाई एम। हमें mth अगर ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो हमने वाई एम डाल दिया y में, और इक्वेशन 9.5 और इक्वेशन 9.2 को हमने कंपेयर कर दिया, यानी इसको, और चूंकि ब्राइट फ्रिंज है तो हमने अब इसको कंपेयर किया, तो आपका क्या हो गया, डी साइन थीटा, ये एम लैम्डा वाई ओवर एल के बराबर हो गया। ठीक है, ये चीज आ गई, where my be the be the distance of the center of the mth bright band from the center of the central band at theta equals to 0। ym क्या है, वो डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ द mth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल बैंड। ठीक है, यानी सेंटर से लेके ब्राइट बैंड तक का जो फासला है, जहां पे भी ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहा होगा, वहां से वहां तक का ये ym डिस्टेंस होगा। ठीक है, एंड now, similarly using equation 9.3, equation 9.3, we find that the dark fringes are located at dark fringe कहाँ होंगे, कि हमने जब इस इक्वेशन को मिनिमम डार्क वाले को आप इसी से इक्वेट कर दोगे। ठीक है, इक्वेट कर दोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। और सिमिलरली जो हमने यहाँ किया है, फिर हम इस तरह ये वाई डी क्या होगा, वही ब्राइट फ्रिंज सॉरी डार्क फ्रिंज से लेके सेंट्रल बैंड के जो आपका सेंट्रल बैंड का जो वहां से डिस्टेंस है, ये वाई डी वो होता है। ठीक है, From equation 9.6 we can calculate the distance between two adjacent bright and dark fringes। जो अभी हमने recently 9.6 पीछे इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, अब उसमें जो भी आप ब्राइट डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, ठीक है, इस तरह में जो भी आपकी डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अच्छा, जो ये डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है, जो डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज स्पेसिंग, या सॉरी द फ्रिंज स्पेसिंग जिसे हम कहते हैं, वो है डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे एम इंक्रीज करता है बाय यूनिट, वी गेट डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। सही है, नाउ एज द क्वांटिटीज एल एंड डी आर मेजरेबल, क्योंकि एल एंड डी जो है दे आर मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, इट्स लाइक नॉट, दे आर नॉट मेजरेबल क्वांटिटीज, मतलब वो मेजर की जा सकती हैं। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैन यूज, लाइट यूज कैन बी कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेट हो की सकती हैं, कर सकते हैं हम लोग। इनफैक्ट जो यंग था, जो यंग साइंटिस्ट था, उसका नाम ही यंग था, उसने ये मेथड ऑप्ट किया था किस किस लिए, ताकि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्टेन कर सके। एडिशनली द एक्सपेरिमेंट गेव द मॉडल ऑफ अ लाइट अ ग्रेट डील ऑफ क्रेडिबिलिटी। और जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो उसने जो मॉडल ऑफ लाइट को, जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसने कैलकुलेट की थी, उसने मॉडल ऑफ लाइट को एक बहुत क्रेडिबिलिटी दी थी, मतलब इसको बहुत एक अहमियत दी थी, या इसी को क्रेडिट दिया था। ठीक है, तो अब रेस्ट, ये दिस वाज अ लेक्चर 1। अब बाकी लेक्चर 2 हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह।